जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। उसके अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों पर, बाल विकास के महत्व पर, बाल विकास की आवश्यकताओं पर। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं बाल विकास के अर्थ परिभाषा पर और बाल विकास की प्रकृति पर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बीएड में 15 नंबर का, डीएलएड में 3 से 4 नंबर का, टेट में 2 या 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं किसी भी प्रकार के टेट में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें हम मुख्य टॉपिक हमारे क्या रहेंगे, बाल विकास के सिद्धांत मुख्य टॉपिक है। आवश्यकताओं पर भी ध्यान करेंगे और महत्व भी इसके देख लेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका शरीर के अंगों के विकास में भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है आपका निरंतरता या सतत विकास का सिद्धांत। और पांचवा है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण है, इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये जो है सी टेट टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है विकास की दिशा के सिद्धांत से। और सातवां सिद्धांत है आपका परस्पर संबंध या सह संबंध का सिद्धांत। सातवां है आपका सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। और आठवां है आपका बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ए 1 बाय 1 करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका शरीर के अंगों में विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, बाल विकास और विकास दोनों ही प्रक्रियाओं में शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों में विकास की गति एक समान नहीं होती है। किसी अंग का विकास बहुत तेजी से होता है और किसी का पहले हो जाता है, और किसी अंग का विकास धीमे धीमे होता है और देर से होता है। जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास जो है जल्दी हो जाता है, बाकी अंगों का विकास धीमे धीमे और धीरे धीरे होता है। तो ये क्या होता है आपके विकास, शरीर के अंगों के विकास में जो है भिन्नता का सिद्धांत, यानी शरीर के अंगों का जो विकास होता है वो भिन्न होता है। कोई अंग जल्दी बढ़ता है, कोई अंग देर से बढ़ता है। तो ये क्या हुआ आपका शरीर के अंगों के विकास के भिन्नता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या कहता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब बालक में विकास एक समान हो, यानी कि सभी का विकास जो है एक समान नहीं होता। प्रत्येक बालक में विकास और नई चीज सीखने की गति अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि उसका क्रम एक समान ही हो रहता है, जिससे समान प्रतिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है व्यक्तिगत भिन्नता में क्या होता है। व्यक्तिगत भिन्नता में जो है किसी बालक में जल्दी से कोई चीज सीख सकता है, कोई बालक जो है किसी अवस्था में तेजी से विकास करता है उसका। और मान लीजिए कोई बालक 9 महीने में चलना सीख जाता है, तो कोई बालक 1 साल या 1.5 साल में चलना सीखता है। कोई बालक 1 साल में बोलना शुरू कर देता है, तो कोई बालक 2 साल में बोलना शुरू करता है। कोई बालक किसी चीज को 1 घंटे में सीख लेता है, तो कोई बालक उसी चीज को 2 घंटे में सीखता है। यानी प्रत्येक बालक, प्रत्येक मनुष्य में जो है भिन्नता पाई जाती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। मगर बालक का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो जो है एक क्रम के अनुसार होता है। यानी कि पहले शैशव अवस्था आएगी, जन्म गर्भधारण के बाद पहले शैशव अवस्था आएगी, उसके बाद उसकी पूर्व बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद उसकी जो है मध्य बाल्यावस्था आएगी, उत्तर बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी। यानी ये क्रम से चलता है। तो इसे बोलते हैं हम, जिसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। मतलब बालक में सीखने की और उसकी गति में जो है भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कभी भी जो है उसका डेवलपमेंट का, विकास का क्रम नहीं बदल सकता, जिसे समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार एक तरह के जीव यानी मान लीजिए मनुष्य का बालक है, तो जीव में विकास का क्रम एक समान होता है। गेसले ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया है। भले ही 2 इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन सभी सामान्य बच्चों के विकास का क्रम एक ही होता है। यानी पहले बालक ने गर्भधारण के बाद शैशव अवस्था आई, शैशव अवस्था के बाद जो है आपका जो है बाल्यावस्था आई, उसके बाद आपकी जो है किशोर अवस्था आई। तो इसमें जो है सभी बालकों में, चाहे वो भारत का बालक हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा होने वाला बालक हो,
पहले शैशवावस्था ही आएगी, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, फिर जो है उसकी जो है किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में रहने वाला बालक शैशवावस्था के तुरंत बाद जो है किशोरावस्था में पहुंच जाएगा या प्रौढ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मानव का बच्चा है तो मानव का बच्चे के दो कान हैं, तो भारत में भी दो कान ही होंगे और अमेरिका में भी दो कान होंगे। यदि शेर मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, भारत में मांस ही खाएगा और अमेरिका में भी मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। इसके बाद आपका आता है अगला, निरंतरता और सतत विकास का सिद्धांत। निरंतरता और सतत विकास के सिद्धांत में क्या आता है, विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यानी निरंतरता और सतत विकास के सिद्धांत में क्या होता है, डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत चलने वाला है, जीवन पर्यंत चलने वाला, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलता रहता है ये, और इस के अंतर्गत ही हर बालक इसको फॉलो करता है। निरंतरता या सततता विकास का सिद्धांत जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से इसकी जो है समानता की जा सकती है। यानी बालक जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर उसमें परिवर्तन, उसमें विकास, डेवलपमेंट होता रहता है। ये होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद आता है विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत जो है ये महत्वपूर्ण, इसमें दो क्रम होते हैं। एक होता है आपका सिर से पैर की ओर, एक होता है आपका शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर वाले सिद्धांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी इसे हिंदी में समीपस्थ दूरस्थ विकास भी लिखा हुआ आता है, इसे बोलते हैं हम प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो सिर से पैर की ओर के विकास में क्या होता है, इसमें सबसे पहले सिर पर बच्चा कंट्रोल करता है और फिर पैरों का विकास होता है। यानी पहले सिर को उठाता है और उसके बाद जो है पैरों की ओर मतलब पहले चलना बाद में शुरू करता है। तो इस सिर से पैर की ओर वाले विकास को बोलते हैं सिर, मतलब हम सिफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोमुखी विकास। और इसके अलावा दूसरा जो आपका विकास है जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाता है, उसे केंद्र से परिधि की ओर ही बोल देते हैं, उसे सीमस्थ दूरस्थ विकास बोल देते हैं। इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो विकास की दिशा का यह क्रम शरीर के मध्य से बाहर की ओर चलता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी और फिर हृदय बनेगा, इसी क्रम में विकास चलेगा। यानी पहले उसके रीढ़ की हड्डी से शुरुआत होगी, उसके बाद उसका दिल विकसित होगा, उसके बाद जो है वो हाथ पैरों पर कंट्रोल करेगा और सबसे बाद में अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये होगा आपका केंद्र से परिधि की ओर विकास, यानी पहले सबसे यहाँ पर विकास होगा, उसके बाद बाहर विकास शुरू होता है। इसके बाद जो है आपका आता है परस्पर संबंध, परस्पर संबंध या सहसंबंध का विकास। बाल विकास परस्पर संबंध या सहसंबंध के विकास का पालन करता है। इसका मतलब है कि बाल विकास में गुणों का परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक गुण के विकास में गति तेज या धीमी होने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यानी बालक के पक्ष हैं शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष। यदि बालक का शारीरिक शरीर में कोई कमी है तो उसके जो है संज्ञानात्मक यानी दिमाग में भी कोई ना कोई परेशानी होगी। यदि वो समाज में या उसके संवेगों में कोई परेशानी है, संवेग यानी वो दुखी है, उदास है, तो उसके जो है याद करने की क्षमता यानी मानसिकता पे भी उसकी फर्क पड़ेगा। तो
तो परस्पर संबंध के संबंध या सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत यदि बालक का शारीरिक और मानसिक या सामाजिक या चारित्रिक किसी भी संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है तो उसके सारे ही पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो है अब आता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत का पालन करता है। मतलब पहले बालक किसी चीज की सामान्य जानकारी प्राप्त करता है और उसके बाद जो है उसकी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे कि बालक की तरफ यदि हम कोई बॉल फेंकते हैं तो पहले वो दोनों हाथों से पकड़ेगा उसे, फिर उसके बाद जो है वो उसे उंगलियों से एक हाथ से पकड़ना सीख लेगा। मान लीजिए कोई पेन देते हैं तो उसे वो पेन को इस तरीके से पकड़ेगा, उसके बाद जो है बच्चा पेन को उंगलियों से पकड़ना सीख लेता है। यानी पहले तो वो सामान्य यानी कि वो मोटी मतलब कि जो बड़ी क्रियाएं हैं जिन्हें आसानी से वो पकड़ कर सकता है उसमें करता है, बाद में धीरे धीरे वो उसमें इस जो है विशिष्टता आती रहती है। ये भी एक विकास का क्रम होता है कि सामान्य पहले सामान्य विकास होगा, उसके बाद विशिष्ट विकास होगा किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद आपका आता है बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि एकीकरण में क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने अंगों को पूरा एक साथ चलाता है। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे बाद उसके अंगों को जिसको वह पहले एक साथ प्रयोग कर रहा था अब उसके बाद किसी एक भाग पर भी चलाने लगता है, हिलाने डुलाने लगता है या उस अंग का प्रयोग करने लगता है। यानी पहले बचपन में वो हाथ चलाता है तो पूरा हाथ हिलाता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो अपनी कलाई उंगलियों पर जो है कंट्रोल करने लगता है। चाहे तो वो उंगली हिला सकता है इस तरीके से, या उस जैसे कि मान लीजिए कोई बालक पहले बाइक चलाता है तो पहले वो गियर डालता है, उसके बाद वो रेस देता है। तो रेस और गियर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उन्हें चलाना सीखा। उसके अलावा वो मोबाइल पे ही बात कर रहा है, यानी कि सारी प्रतिक्रिया एक साथ कर रहा है। तो उसके अंदर जितने भी विकास थे, जितने भी डेवलपमेंट किए उसने, तो सारी चीजों को वो एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये क्या हुआ, उसके अंदर जितने भी डेवलपमेंट है उस सबका एकीकरण हो गया। ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसके अलावा जो आता है आपका वो आता है वातावरण और वंशानुक्रम। किसी भी बालक पर जो है वातावरण का और वंशानुक्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि वंशानुक्रम जो माता पिता से गुणसूत्र मिलते हैं, जो हमें जन्म से मिलते हैं, और वातावरण जहां हम रहते हैं, जिस परिवार में, जिस माहौल में, जिस समाज में, वो होता है हमारा वातावरण। तो कई शोधों से पता चला है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम, परिवार के माहौल और सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव विकास की प्रक्रिया में अनुकूल या प्रतिकूल पड़ता है। यदि वातावरण बढ़िया होगा परिवार का, स्कूल का, समाज का, तो वो उससे जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। यदि बेकार होगा तो उसका डेवलपमेंट धीमे होगा या उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अब आते हैं आपके महत्व। तो महत्व में देखते हैं शिक्षार्थी की दृष्टि से विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन में क्या होता है, जो बालक 90 से 110 बुद्धि लब्धि के से कम हैं या अधिक हैं तो वे क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। तो ऐसे बालकों का अध्ययन करना जो है बाल विकास के अंतर्गत आता है। रुचि, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, इसका जो महत्व है, बालकों की रुचि जान लेना, उनके अंदर जो मूल प्रवृत्तियां उनकी जानकारी लेना। बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कि बालक कौन से अवस्था में किस तरीके से बिहेवियर करेगा, उस चीज का अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद शिक्षक की दृष्टि से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना शिक्षक के लिए जरूरी है। अगर वो बाल विकास नहीं पढ़ा हो, आपको बीएड डीएलएड में बाल विकास इसलिए दिया जाता है कि जिससे कि आप बालक की अवस्थाओं का ज्ञान होगा तो आप बालक को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, शिक्षक को प्रभावशील शिक्षण विधियों की जानकारी, यानी जो शिक्षक है उसे प्रभावशील किस तरीके से उसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, कौन सी शिक्षण विधि प्रभावशाली है, कब और कैसे, कहाँ, किस स्थिति में कौन सी शिक्षण विधि लागू करनी है, वो सब चीज जो है शिक्षक बाल विकास के माध्यम से जान सकता है। अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी, यानी कक्षा के अंदर अनुशासन बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को किस तरीके से तैयार, मतलब कि उन अनुशासन में रखा जाए। ये नहीं कि आप उसे डंडे के जोर पर उसे डरा धमका के अनुशासित करें, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे हम किस तरीके से अनुशासित कर सकते हैं। तो ये सब महत्व में है बाल विकास के। उसके अलावा आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकता ये है कि बालक को निर्देशित और परामर्श करने में, यानी निर्देशन बालक कब करने में, परामर्श करने में सहायक होता है।
शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने में, यानी कि जो जहाँ बालक पढ़ रहा है तो शिक्षण के जो अधिगम है, मतलब हम सिखाने का जो वातावरण निर्माण करने में, जहाँ पे हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वातावरण बनाने में सहायक होता है। बाल विकास की क्या आवश्यकता है? विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक है, यानी जो विशिष्ट बालक हैं, सामान्य से कम या सामान्य से अधिक, वो विशिष्ट बालक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक, बाल विकास की जो प्रक्रिया है उसे समझने में सहायक होना चाहिए। तो ये सब आवश्यकताएं थी, ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं आपके। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बीएड में या डीएलएड में भी पूछ लिया जाता है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि क्या होती है? आपकी वृद्धि विशेष आयु तक चलती है, यानी कि गर्भधारण से लेकर आपकी किशोरावस्था तक चलती है, यानी 20-21-22 साल तक आपकी वृद्धि चलती है। जबकि विकास जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है, मतलब जीवन पर्यंत चलता है। नंबर 2, वृद्धि विकास का ही चरण है, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। ये पूरा आपका विकास है तो इसके अंदर ये वृद्धि हुई। इसके अलावा अभी वृद्धि में परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, लेकिन विकास में परिवर्तन को केवल अनुभूत किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, जबकि विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। और इसके अलावा पांचवा जो है आपका, अभिवृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक को जन्म से मिलते हैं, जबकि विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसे कि बीएड वालों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विकास को परिभाषित कीजिए। जो परिभाषा हमने पहले दे दी, बाल विकास को परिभाषित कीजिए और उसके जो हैं सिद्धांत